दोस्तों, वेलकम टू आयोग एकेडमी। बात करें सुप्रीम कोर्ट की, तो भारत का सर्वोच्च न्यायालय न्यायिक समीक्षा की शक्ति के साथ देश का शीर्ष न्यायालय है एवं यह भारत के संविधान के तहत न्याय की अपील हेतु अंतिम न्यायालय है। भारत एक संघीय राज्य है एवं इसकी एकल तथा एकीकृत न्यायिक प्रणाली है जिसकी त्रिस्तरीय संरचना है, अर्थात सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय की संक्षिप्त पृष्ठभूमि की बात करें तो वर्ष 1773 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के परिवर्तन से कलकत्ता में पूर्ण शक्ति एवं अधिकार के साथ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड के रूप में सर्वोच्च न्यायाधिकरण सुप्रीम कोर्ट ऑफ जुडिकेचर की स्थापना की गई। बंगाल, बिहार और उड़ीसा में यह सभी अपराधों की शिकायतों को सुनने तथा निपटान करने के लिए एवं किसी भी सूट या कार्यों की सुनवाई एवं निपटान हेतु स्थापित किया गया था। मद्रास एवं बम्बई में सर्वोच्च न्यायालय जॉर्ज तृतीय द्वारा क्रमशः वर्ष 1800 एवं वर्ष 1823 में स्थापित किए गए थे। भारत उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 के तहत विभिन्न प्रांतों में उच्च न्यायालयों की स्थापना की गई एवं कलकत्ता, मद्रास और बम्बई में सर्वोच्च न्यायालय को तथा प्रेसिडेंसी शहरों में सदर अदालतों को समाप्त कर दिया गया। इन उच्च न्यायालयों को भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत भारत के संघीय न्यायालय की स्थापना तक सभी मामलों के लिए सर्वोच्च न्यायालय होने का गौरव प्राप्त था। संघीय न्यायालय के पास प्रांतों और संघीय राज्यों के बीच विवादों को हल करने और उच्च न्यायालयों के निर्णय के खिलाफ अपील सुनने का अधिकार क्षेत्र था। वर्ष 1947 में भारत को स्वतंत्रता मिलने के बाद 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ। साथ ही भारत का सर्वोच्च न्यायालय भी अस्तित्व में आया एवं इसकी पहली बैठक 28 जनवरी 1950 को हुई। संवैधानिक प्रावधान में भाग 5 एवं अध्याय 6 के तहत सर्वोच्च न्यायालय का प्रावधान किया गया है। संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 124 से लेकर 147 तक सर्वोच्च न्यायालय के संगठन, स्वतंत्रता, अधिकार, क्षेत्र, शक्तियों एवं प्रक्रियाओं से संबंधित है। अनुच्छेद 124 क्लास ए के तहत भारतीय संविधान में कहा गया है कि भारत का एक सर्वोच्च न्यायालय होगा जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश, जिसे सीजीआई कहते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होगा तथा 7 से अधिक अन्य न्यायाधीश नहीं हो सकते हैं जब तक कि कानून द्वारा संसद अन्य न्यायाधीशों की बड़ी संख्या निर्धारित नहीं करती है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्र अधिकार को सामान्य तौर पर मूल अधिकार क्षेत्र, अपीलीय क्षेत्र अधिकार और सलाहकार क्षेत्र अधिकार में वर्गीकृत किया जा सकता है। हालांकि सर्वोच्च न्यायालय के पास अन्य कई शक्तियां हैं। ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, फिर सबऑर्डिनेट कोर्ट, उसके नीचे सिविल कोर्ट आते हैं, फिर क्रिमिनल कोर्ट, फिर अदर कोर्ट आते हैं। सर्वोच्च न्यायालय 2019 के विधेयक में 4 न्यायाधीशों की वृद्धि की गई। इसने मुख्य न्यायाधीश सहित न्यायिक शक्ति को 31 से बढ़ाकर 34 कर दिया गया। मूल रूप से सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या 8 एवं 7 अन्य न्यायाधीशों की निर्धारित की गई थी। संसद उन्हें विनियमित करने के लिए अधिकृत है। सर्वोच्च न्यायालय का स्थान दिल्ली है और वह राष्ट्रपति के अनुमोदन से ही इस संबंध में निर्णय ले सकता है कि यह प्रावधान केवल वैकल्पिक है, अनिवार्य नहीं है। कि इसका अर्थ यह है कि कोई भी अदालत राष्ट्रपति या मुख्य न्यायाधीश को सर्वोच्च न्यायालय के किसी अन्य स्थान पर नियुक्त करने के लिए कोई निर्देश नहीं दे सकता है। न्यायाधीशों की नियुक्ति की बात करें तो वहीं सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। यदि राष्ट्रपति आवश्यक समझता है तो मुख्य न्यायाधीश के लिए नियुक्ति के लिए सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सलाह ले सकता है। परामर्श एवं कॉलेजियम प्रणाली पर विवाद क्या है? सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित प्रावधानों में परामर्श शब्द की अलग अलग व्याख्याएं की हैं। प्रथम न्यायाधीश मामले 1982 में न्यायालय ने कहा था कि परामर्श का अर्थ सहमति नहीं है और इसका अर्थ सिर्फ विचारों के आदान प्रदान से है। द्वितीय न्यायाधीश मामले 1993 में न्यायालय ने अपने पहले फैसले को पलट दिया और परामर्श शब्द का अर्थ सहमति के रूप में परिवर्तित कर दिया। तृतीय न्यायाधीशों के मामले में 1998 में न्यायालय ने कहा कि भारत के मुख्य न्यायाधीशों द्वारा अपनाई जाने वाली परामर्श प्रक्रिया के लिए न्यायाधीशों के सम्मिलित परामर्श की आवश्यकता होती है। मुख्य न्यायाधीशों की एकमात्र राय परामर्श प्रक्रिया का गठन नहीं करती है कि उन्हें उच्चतम न्यायालय के 4 वरिष्ठतम न्यायाधीशों के एक कॉलेजियम से परामर्श करना चाहिए। यदि 2 न्यायाधीश भी विपरीत राय देते हैं तो उसे सरकार को नियुक्ति की सिफारिश नहीं भेजनी चाहिए। अदालत ने माना कि परामर्श प्रक्रिया के मानदंडों और आवश्यकताओं का अनुपालन किए बिना भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा की गई सिफारिश सरकार पर बाध्यकारी नहीं होती है। कॉलेजियम प्रणाली की शुरुआत तृतीय न्यायाधीश मामले के माध्यम से हुई थी कि वर्ष 1998 से चलन में है। इसका उपयोग उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्तियों में हस्तांतरण के लिए किया जाता है। भारत के मूल संविधान में या संशोधनों में कॉलेजियम का कोई उल्लेख नहीं है। कॉलेजियम प्रणाली एवं एनजेएसी राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की कार्यप्रणाली
वर्ष 1950 से वर्ष 1973 तक मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीशों को भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने की परंपरा रही है। वर्ष 1973 में इसका उल्लंघन किया गया था, जब 3 वरिष्ठ न्यायाधीशों को छोड़कर A.N. रे को भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था। वर्ष 1977 में इसका पुनः उल्लंघन किया गया, जब तत्कालीन 10 वरिष्ठ न्यायाधीशों को छोड़कर M.U. बेग को भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था। सरकार की इस स्वायत्तता को सर्वोच्च न्यायालय ने द्वितीय न्यायाधीश ने मामले 1993 में रद्द कर दिया था, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला दिया था कि सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश को ही भारत को मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया जाना चाहिए। जानते हैं कॉलेजियम प्रणाली एवं NJAC राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की कार्यप्रणाली क्या है। कॉलेजियम केंद्र सरकार के वकीलों या न्यायाधीशों के नाम प्रस्तावित करता है। इसी प्रकार केंद्र सरकार भी अपने कुछ प्रस्तावित नामों को कॉलेजियम को भेजती है। कॉलेजियम केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तावित नामों या सुझाव पर विचार करता है एवं अंतिम अनुमोदन के लिए फाइल को सरकार के पास भेज देता है। यदि कॉलेजियम फिर से उन्हीं नामों को पुनः भेजता है तो सरकार को उन नामों पर अपनी सहमति देनी होगी, लेकिन जवाब देने के लिए समय सीमा तय नहीं है। यही कारण है कि न्यायाधीशों की नियुक्ति में लंबा समय लग जाता है। 99 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अधिनियम 2014 के माध्यम से न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम प्रणाली को बदलने हेतु राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग अधिनियम NJAC की स्थापना की गई थी। हालांकि सर्वोच्च न्यायालय ने कॉलेजियम प्रणाली को बरकरार रखा और NJAC को इस आधार पर अनकॉन्स्टिट्यूशनल ठहरा दिया कि न्यायिक नियुक्ति में राजनीतिक कार्यप्रणाली की भागीदारी मूल संरचना बेसिक स्ट्रक्चर यानी के सिद्धांतों न्यायपालिका की स्वतंत्रता के खिलाफ थी। न्यायाधीशों की योग्यता क्या है कि उसे भारत का नागरिक होना चाहिए, उसे कम से कम 5 वर्षों के लिए किसी उच्च न्यायालय उत्तरोत्तर 1 से अधिक न्यायालय का न्यायाधीश होना चाहिए, उसे 10 वर्षों के लिए उच्च न्यायालय का अधिवक्ता होना चाहिए या उसे राष्ट्रपति के मत में एक प्रतिष्ठित न्यायवादी होना चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए संविधान में न्यूनतम आयु निर्धारित नहीं की गई है। वहीं बात करें शपथ की, तो सर्वोच्च न्यायालय के लिए नियुक्त न्यायाधीश को अपना कार्यभार संभालने से पूर्व राष्ट्रपति या इस कार्य के लिए राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त इस व्यक्ति के समक्ष निम्नलिखित शपथ लेनी होगी कि मैं भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा, भारत की प्रभुता एवं अखंडता को अक्षुण्ण रखूंगा, अपनी पूरी योग्यता, ज्ञान और विवेक से अपने पद के कर्तव्यों का बिना किसी भय या पक्षपात, अनुरोध या द्वेष के पालन करूंगा, संविधान एवं विधि की मर्यादा बनाए रखूंगा। न्यायाधीशों का कार्यभार संविधान के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल तय नहीं किया गया है। हालांकि इस संबंध में निम्नलिखित 3 प्रावधान किए गए हैं कि वह 65 वर्ष की आयु तक पदासीन रह सकता है। उसके मामले में किसी प्रश्न के उठने पर संसद द्वारा स्थापित संस्था इसका निर्धारण करेगी। संसद की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा उसे पद से हटाया जा सकता है। वह राष्ट्रपति को लिखित त्यागपत्र देकर पद त्याग सकता है। न्यायाधीशों को अपदस्थ करना, राष्ट्रपति के आदेश से सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को पद से हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति उसे हटाने का आदेश तभी जारी कर सकता है जब इस प्रकार हटाए जाने हेतु संसद द्वारा उसी सत्र में ऐसा संबोधन किया गया हो। इस आदेश को संसद के दोनों सदस्यों को विशेष बहुमत अर्थात 2/3 की मेजॉरिटी होना चाहिए। उसे हटाने का आधार दुर्व्यवहार या अक्षमता होना चाहिए। न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने के संबंध में महाअभियोग यानी इम्पीचमेंट की प्रक्रिया का उपबंध करता है। अभी तक सर्वोच्च न्यायालय के किसी भी न्यायाधीश पर महाअभियोग नहीं लगाया गया है। न्यायमूर्ति वी रामास्वामी और न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा के महाअभियोग के प्रस्ताव संसद में पारित नहीं हो पाए थे। वेतन एवं भत्ते की बात करें तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन भत्ते, विशेषाधिकार जिसे हम प्रिविलेजेस पावर कहते हैं, अवकाश और पेंशन समय समय पर संसद द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। वित्त आपातकाल के अतिरिक्त नियुक्ति के बाद इनमें कटौती नहीं की जा सकती है। कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की बात करें तो राष्ट्रपति भारत के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में सर्वोच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश की नियुक्ति कर सकता है जब वह मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त हो, अस्थायी रूप से मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित हो, मुख्य न्यायाधीश अपने दायित्वों का निर्वहन में असमर्थ हो। तदर्थ न्यायाधीश क्या है? जब सर्वोच्च न्यायालय के किसी भी सत्र को आयोजित करने या जारी रखने के लिए अस्थायी न्यायाधीशों के कोरम गणपूर्ति की कमी होती है तो भारत का मुख्य न्यायाधीश एक अस्थायी अवधि के लिए सर्वोच्च न्यायालय के तदर्थ न्यायाधीश के रूप में किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कर सकता है। वह संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के साथ परामर्श और राष्ट्रपति की पूर्ण सहमति के बाद ही ऐसा कर सकता है। न्यायालय की प्रक्रिया क्या है? सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति की मंजूरी के साथ न्यायालय के संचालन प्रक्रिया को विनियमित करने के लिए नियम बना सकता है। संवैधानिक मामले या संदर्भों के अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित किया जाता है कि कम से कम 5 न्यायाधीश वाले एक खंडपीठ द्वारा तय किया जाता है। अन्य सभी मामले आमतौर पर 3 न्यायाधीश वाली पीठ द्वारा तय किए जाते हैं और ये निर्णय खुले न्यायालय द्वारा दिए जाते हैं। सभी निर्णय बहुमत से लिए जाते हैं, लेकिन यदि अलग अलग बहुमत होते हैं
तो न्यायाधीश एक दूसरे से असहमत निर्णय या राय दे सकते हैं। रिट ज्यूरिडिक्शन, सर्वोच्च न्यायालय को अधिकार प्राप्त है कि वह बंद प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण, प्रतिषेध एवं अधिकार प्रेक्षा आदि पर न्यायाधीश जारी कर विचित्र नागरिकों के मूल अधिकारों की रक्षा करे। इससे संबंधित सर्वोच्च न्यायालय का मूल अधिकार क्षेत्र इस अर्थ में है कि एक पीड़ित नागरिक सीधे सर्वोच्च न्यायालय में जा सकता है। जरूरी नहीं है कि यह कार्य याचिका के माध्यम से ही किया जाए। हालांकि सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अधिकार क्षेत्र पर विशेषाधिकार नहीं है। उच्च न्यायालय को भी मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए रिट जारी करने का अधिकार प्राप्त है। अपीलीय क्षेत्र अधिकार, तो संवैधानिक मामलों में अपील किया जा सकता है, दीवानी मामलों में अपील, आपराधिक मामलों में अपील, विशेष अनुमति द्वारा अपील किया जा सकता है। सलाहकार क्षेत्र अधिकार की बात करें, अनुच्छेद 143 के तहत संविधान राष्ट्रपति को 2 श्रेणियों के मामलों में सर्वोच्च न्यायालय की राय लेने का अधिकार देता है। सार्वजनिक महत्व के किसी मामले पर विधिक प्रश्न उठने पर अथवा प्रश्न उठने की संभावना पर, किसी पूर्व संवैधानिक संधि, समझौते, प्रस्तावना आदि सनद आदि संबंधी मामलों पर कोई विवाद उत्पन्न होने पर। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड की बात करें तो सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय, कार्यवाही और उसके फैसले सार्वकालिक अभिलेख एवं साक्ष्य के रूप में दर्ज किए जाते हैं तथा किसी अन्य अदालत में चल रहे मामलों के दौरान इन पर प्रश्न नहीं उठाया जा सकता है। ये रिकॉर्ड विधिक संदर्भों की तरह स्वीकार किए जाते हैं। इनके पास न्यायालय की अवमानना करने पर दंडित करने का अधिकार है। यह सजा 6 माह का सामान्य कारावास या 2000 रुपये तक का आर्थिक दंड देने अथवा दोनों हो सकता है। न्यायिक समीक्षा, जुडिशियल रिव्यू की बात करें तो वहीं केंद्र और राज्य दोनों सरकारों के विधायी अधिनियमों और कार्यकारी आदेशों के संवैधानिकता की जांच करने की शक्ति सर्वोच्च न्यायालय के पास है। जांच में यदि वे संविधान अल्ट्रावायर्स के उल्लंघन करता पाए गए तो उन्हें सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अवैध, अनसंवैधानिक, अनकॉन्स्टिट्यूशनल और अमान्य नल एंड वाइड किया जा सकता है, घोषित किया जा सकता है। नतीजतन उन्हें सरकार द्वारा लागू नहीं किया जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय में वर्तमान मामले कौन कौन से हैं, तो मास्टर ऑफ रोस्टर की बात करें तो मामलों की सुनवाई लिए पीठों का गठन करना मुख्य न्यायाधीश के विशेषाधिकार को संदर्भित करता है। न्यायिक प्रशासन पर मुख्य न्यायाधीश की पूर्ण शक्ति को लेकर सर्वोच्च न्यायालय में विवाद खड़ा हो गया है। सर्वोच्च न्यायालय ने कई बार कहा है कि मुख्य न्यायाधीश रोस्टर का मास्टर होता है और वह अकेले ही न्यायालय की पीठों का गठन करने और गठित करने के किए पीठों को मामले आवंटित करने का विशेषाधिकार रखता है। भारत के मुख्य न्यायाधीश हों या किसी भी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हों, वे प्रशासनिक पक्ष के प्रमुख हैं। इसमें न्यायाधीश के समक्ष मामलों का आवंटन भी शामिल है। अतः जब तक कि भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा मामलों का आवंटन नहीं किया जाता है तब तक कोई भी न्यायाधीश स्वतः मामले नहीं ले सकता है। धन्यवाद।